हेलो बच्चों, मैं रितेश कुमार मिश्रा आपको क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और जिसमें से हमने आपको ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रखा है और रिफ्लेक्शन ख़त्म हो चुका है उसमें से, यानी परावर्तन समाप्त हो चुका है। परावर्तन में मैंने उसमें थ्योरेटिकल, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल जितना पार्ट था मैंने ख़त्म कर दिया है। न्यूमेरिकल में मैंने ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं कराया क्योंकि उससे क्लास 12 में न्यूमेरिकल बहुत कम ही पूछे जाते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं कराया। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है रिफ्रैक्शन, ठीक है, यानी अपवर्तन। तो रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन क्या होता है, इसको जानने से पहले हम इसको जान लेते हैं कि हम इसको पढ़ेंगे क्यों। ठीक है, देखिए हमारे नेचर में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको देखकर हमें उस घटनाओं को समझने की इच्छा जागृत होती है। ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है और उसके पीछे नियम क्या है। तो ये जो नियम है ये फिजिक्स बताता है। तो अब देखिए, जैसे अब आप तारों का टिमटिमाना देखते हैं, वो क्या है, वो अपवर्तन के कारण होता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, एक्चुअली तारे रियल में नहीं टिमटिमाते, हमें महसूस होते हैं टिमटिमाते हुए। तो क्यों टिमटिमाते हैं, जो हमें महसूस होते हैं वो क्यों होता है, ठीक है, इसके पीछे अपवर्तन का रीज़न है। ठीक, और दूसरा आप मान के चलिए, जैसे आप कहीं पुल पर खड़े हैं और पुल के नीचे आप देखो पानी, जो पुल के नीचे अगर पानी साफ़ है, शांत जल है, तो आप देखोगे जो पुल की गहराई होती है वो आपको बहुत कम नज़र आता है, लेकिन एक्चुअली वो अधिक गहरा होता है। यानी जो उसकी गहराई होती है वास्तविक गहराई की अपेक्षा आभासी गहराई कम नज़र आता है। ये क्यों होता है, ये भी अपवर्तन का कारण है। ठीक है, जैसे आप किसी सिक्के को किसी पानी बाल्टी में मान लीजिए डाल दीजिए, बाल्टी में कोई किसी सिक्के को आप डाल दीजिए, बाल्टी से आप जब ऊपर से देखोगे तो सिक्का थोड़ा उठा हुआ महसूस होगा, यानी कम गहरा नज़र आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपवर्तन होता है। आप किसी छड़ी को किसी पानी में डुबो दीजिए तो आपको लगेगा कि छड़ी बीच से क्या हो गया, बेंट हो गया, मुड़ गया है। ठीक है, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, तो ये कुछ ऐसे प्रकृति में घटनाएं होती हैं जिनको हम देखते हैं और उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अब हम अपवर्तन क्या होता है इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। अपवर्तन एक ऐसी घटना है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से, अपने पथ से वो विचलित हो जाती है। तो प्रकाश का विचलित होने की घटना को ही हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। ठीक, प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। ठीक, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इस होने वाली घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं। चलिए देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे दो माध्यम ले लेते हैं, माध्यम यानी मीडियम। जैसे देखिए ये बाउंड्री है उसका, ठीक है, जैसे दीवार क्या होता है, बाउंड्री, दीवार के उस पार दूसरी कमरे, इस पार दूसरे कमरे। तो हम मान लेते हैं कि एक माध्यम इधर है, एक माध्यम इधर है। तो दो माध्यम को, जहाँ पे दो माध्यम जुड़ते हैं उसको हम उसका बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, ये मीडियम का, दोनों मीडियम का क्या है, बाउंड्री है, पृथक्करण। ठीक है, इन दोनों मीडियम को पृथक करता है। ये इमेजिनरी होता है, एक्चुअली ये होता नहीं, इसको हम काल्पनिक अपनी कल्पना से मानते हैं। ठीक, मान लीजिए जैसे आप एयर, हवा, यहाँ पे एयर ले लेते हैं यानी आपका वायु हो जाएगा। ठीक है, और नीचे ले लेते हैं जल, वाटर। ठीक, ध्यान से देखिए, आप देखिए किसी नदी में आप जाके देखिए, नदी के बगल आप जाके देखेंगे तो नदी का पानी है, उसके ऊपर जस्ट हवा होता है। क्या कोई ऐसी बाउंड्री होती है जो हवा और पानी को अलग करता है? नहीं, बाउंड्री होती नहीं। हम उसको इमेजिन करते हैं कि हवा के जस्ट बाद पानी होता है, सटा होता है दोनों। बात समझ में आया कि नहीं, तो उसको देखते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये इस पॉइंट से कोई प्रकाश की किरण यहाँ पे आपतित हुई। ठीक, अब आपतित हुई, जिस बिंदु पर आपतित हो रही है उस बिंदु पर एक नॉर्मल, एक अभिलंब खींचते हैं और देखिए प्रकाश की किरणें आपतित हुई, जाना चाहिए था इस माध्यम से दूसरे माध्यम, एयर से यानी वायु से वाटर में, जल में जा रहा है तो इस माध्यम से तो इसे जाना तो चाहिए, सीधे जैसे आया वैसे निकल जाने, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये अपना रास्ता बदल देता है। क्या होता है, थोड़ा सा झुक जाता है। ठीक, रास्ता बदल देता है, थोड़ा सा झुक जाता है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, प्रकाश की ऐसे आ रही थी, सीधे निकलना था, सीधे नहीं निकला बल्कि झुक गया। क्यों ऐसा हुआ? ठीक, इसका कारण आपको हम बाद में बताएंगे। ठीक, कि प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या होता है ये बाद में बताएंगे। लेकिन ये जो घटना हो रही थी कि प्रकाश की किरणें आई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए जाने लगी, तो वो अपने रास्ते से विचलित हो गई। इसका रास्ता ये था, ध्यान से देखिए, तो अपने रास्ते से विचलित हो गए।
तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ध्यान से देखिए, इस किरण को हम क्या बोलेंगे, इस किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण, ठीक है। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, जो किरण आपतित हो रही, यहाँ पे आपतित किरण हो गई। और ध्यान से देखिए, ये अपवर्तित होकर जा रही है ना, तो इसको अपवर्तित किरण बोलेंगे, अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण। इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये हमारा क्या है, नॉर्मल, यानी अभिलंब, अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये जिस बिंदु पर ये आपतित हो रही हैं, इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, जिस बिंदु पर किरण आपतित हो रही है, यहाँ से अपवर्तित भी हो रही है और नॉर्मल भी स्थित है, इस बिंदु को हम बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। बात समझ में आया। देखिए, अब देखिए इसमें क्या एक चीज़ है, ये नाम आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी नाम की मदद से हम कुछ चीज़ें वर्ड में उसमें प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिजिक्स में जो आपका अपवर्तन चलेगा, इसमें हम आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है, ये सब शब्द प्रयोग करेंगे। तो आपको जानना चाहिए आपतित किरण क्या है, अपवर्तित किरण क्या है। ध्यान से देखिए, जो कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है, उसको हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण, ठीक है। इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, ठीक है, इंसिडेंट एंगल। इसको आई से दिखा रहे हैं, ठीक। और जो कोण अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में, ठीक है, जो कोण अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बन रहा है, उस कोण को हम बोलेंगे अपवर्तन कोण। इसको आर से दिखाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं अपवर्तन कोण, यहाँ से तीर लगा के यहाँ लिख देते हैं अपवर्तन कोण, ठीक है। रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक। समझ में आया इतना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे चलते हैं। आपको अपवर्तन समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्लास 12th के फिजिक्स की पूरी लेक्चर पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कब कब वीडियो अपलोड हो रहा है। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके कारण का, कि जो अपवर्तन हो रहा था, ये अपवर्तन का कारण क्या है। देखिए, सीधी सी बात है, जब हम ह्यूमंस को, या कि आप मान के चलिए, खुद ही तुलना कर लीजिए, अगर आपको दौड़ाया जाए, ठीक, अगर आपको खाली रोड पे दौड़ाया जा रहा है, तो आपकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। आप अपनी मैक्सिमम स्पीड पे चलेंगे। और वही चीज़ अब भीड़ भाड़, या आपको मान के चलिए आप एयर में, ऐसे खाली रोड पर दौड़ रहे हैं, एयर है मीडियम, यहाँ का माध्यम एयर है, तो इस पर दौड़ रहे हैं। अब इसके बाद आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप पानी में दौड़ो, तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, आपका चाल बदल जाएगा। ऐसे ही प्रकाश के साथ भी होता है। प्रकाश भी माध्यम जब बदलता है तो उसका चाल भी बदल जाता है, और ये चाल का बदलना ही क्या दिखाता है, उसका विचलित होना ही दिखाता है। जो विचलित हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, चाल बदल जा रहा है उसका। बात समझ में आया कि नहीं। देखिए, तो अपवर्तन का कारण क्या है, अपवर्तन का अगर आप कारण पूछा जाए, अपवर्तन का कारण, चूँकि प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, इसीलिए अपवर्तन होता है, ठीक। तो इसका कारण क्या है, चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ठीक है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, ठीक। इसलिए क्या होता है, अपवर्तन होता है, ठीक। बात समझ में आएगी नहीं। हाँ, ये हो गया। अब इसके बाद अपवर्तन के नियम को देखते हैं। अपवर्तन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। अपवर्तन को हम क्यों पढ़ते हैं मैंने ये भी आपको बता दिया।
और अपवर्तन का कारण क्या है ये भी बता दिया। अब हम पढ़ने चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक, हेडिंग बना लीजिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, इंग्लिश में बोलेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देखिए, जैसे प्रकाश के परावर्तन में 2 नियम था, ठीक है, वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन में भी 2 नियम होते हैं, यानी रिफ्रैक्शन में भी 2 नियम होते हैं। जो परावर्तन का पहला नियम था सेम वही अपवर्तन का भी पहला नियम है। ठीक है, देखिए कैसे। परावर्तन में हमने कहा था, यानी परावर्तन का पहला नियम कहता था कि आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, यहाँ पे परावर्तित किरण था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल पे पाए जाते हैं। ठीक है, वही केस इसमें कहते हैं कि आपतित किरण, ठीक है, और परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, अभिलंब, ठीक है, तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल पे पाए जाते हैं, एक ही तल। अब ये तल कौन सा है हमारा? ये तल हमारा है, ठीक है, ये हमारा तल है, और इस तल पर ध्यान से देखिए, आपतित किरण, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब ये हो गया, आपतित किरण ये हो गया, और ये अपवर्तित किरण हो गया। ये तीनों एक साथ आपतन बिंदु पर है, और ये कहाँ स्थित है? इसी तल पर ही तो स्थित है। तो ये पहला आपका नियम हो गया कि आपतित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में पाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में नहीं? पहला नियम बहुत सरल होता है, इसको आप समझ जाओगे। दूसरा नियम जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी इसको 1 नंबर में दूसरे नियम इसके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा नियम क्या होता है ये देखते हैं। ये हमारा कौन सा एंगल है? आप बोलिए, अभी भी बताया हूँ, ये है आपका आपतन कोण, और ये क्या है? अपवर्तन कोण। ठीक, तो दूसरा नियम क्या कहता है? ठीक है, पहला नियम हो गया, पहला नियम हमने बता दिया। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण का साइन, ठीक है, इसका साइन ले लो, और अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात एक हमेशा नियतांक होता है। ध्यान से देखिए, इसके लिए इसका और इसका 2 माध्यम के लिए, अगर 2 माध्यम, पहला माध्यम और दूसरा माध्यम के लिए लिया जाए, तो इसका आपतन कोण का साइन ले लें और अपवर्तन कोण का साइन ले लें और दोनों का अनुपात ले लें। ठीक है, तो हमेशा नियतांक ही या नियत ही आएगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, अगर माध्यम हम बदल नहीं रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एयर ले लिया, हवा, और यहाँ पर हमने ले लिया जल, ठीक है, यानी वाटर, तो क्या होगा? हम हवा और वाटर, ठीक है, हवा और जल ये बदल नहीं रहे। ठीक है, अब इसके लिए हमारा इसका ये आपतन कोण जो है इसका साइन ले लें, साइन आई, ठीक है, और इसका क्या ले लें? साइन आर। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्रकाश इस माध्यम से इस माध्यम में जा रहा है, तो हमेशा क्या आ जाएगा? नियतांक आएगा, नियतांक आएगा। यही दूसरा नियम है। ये अनुपात नहीं बदलेगा अगर आपका माध्यम नहीं बदल रहा। आप इस एंगल को बदलोगे, इस कोण को बदलोगे, तो ये भी अपने आप बदल जाएगा, और आप हर कोण पर इसको बदल के देख लीजिएगा, अनुपात उसका सेम ही आएगा। अगर मान लीजिए इसका अनुपात 2 आया, तो इस माध्यम के लिए हमेशा 2 आएगा, बदलेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यही बात स्नेल ने भी कहा था, यही बात स्नेल, ठीक है, स्नेल यानी स्नेल ने कहा था, और इसीलिए इसी को हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स का नियम बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं, यानी स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, ये नियतांक आप इसको फिर से समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है इसको समझना, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये हमारा आपतित किरण है, और ये हो गया हमारा आपतन कोण, और ये क्या हो गया? अपवर्तन कोण। ठीक है, दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण का साइन, ठीक है, का अनुपात किससे लिया जाए? ध्यान से देखिए, आपतन कोण का साइन,
ठीक है, और अपवर्तन कोण का साइन, ठीक, इन दोनों का अनुपात हमेशा क्या आएगा, नियतांक आएगा, फिक्स हो जाएगा, बदलेगा नहीं, अगर माध्यम नहीं बदल रहा है तो। ठीक है, मान लो मैंने एयर लिया और यहाँ वाटर ले लिया, एयर और वाटर, तब तो ये नियतार है, लेकिन आपने एयर के बजाय यहाँ ग्लास ले लिया और वाटर ले लिया, तब वो वैल्यू दूसरा हो जाएगा, तब वो उस माध्यम के लिए रहेगा। ठीक है, तब ग्लास और वाटर के लिए तब अलग रहेगा। समझ में आएगी नहीं? तो मीडियम बदलेंगे तो ये नियतांक बदलेगा, लेकिन अगर मीडियम नहीं बदला जा रहा है तो उसी माध्यम के लिए, सेम माध्यम के लिए, ये इसका साइन और इसका साइन का अनुपात नहीं बदलेगा। यही स्नेल ने बताया था। ठीक है, और इसी नियतांक को हम एक सिंबल, एक चिन्ह से रिप्रेजेंट कर देते हैं और उस चिन्ह को हम स्पेशल नाम दे देते हैं। देखिए, कई बुक में इसको एन से दिखाता है। ठीक है, और बहुत सारे आप बुकों में इसको म्यू से देखोगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आप दोनों में से चाहे जो यूज करो, हम दोनों यूज करेंगे, जहाँ जैसा पड़ेगा बताते रहेंगे कि इसका मतलब क्या है। और इसी को ध्यान से देखिए, ये इसको हम पहला माध्यम मान लेते हैं, इसको दूसरा माध्यम मान लेते हैं, तो ये जो हमारा वैल्यू आता है साइन आई बटे साइन आर, इसको हम म्यू से दिखा रहे हैं अगर, तो ये हो जाएगा 2:1। ठीक, म्यू 2:1, यानी इसको हम कहेंगे अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक। ठीक है, किसका अपवर्तनांक है? ये दूसरे माध्यम का, ठीक है, पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। बात समझ में आया कि नहीं? समझे? इसी नियतांक को हम इस माध्यम, देखिए, जिस माध्यम से जा रहा है और जिसमें जा रहा है, यानी जिसमें जा रहा है उसका अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जिसके माध्यम से आ रहा है प्रकाश की किरण। ऐसे देख लीजिए, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण जा रहा है और जिसमें जा रहा है, ठीक है, यानी जिसमें जा रहा है उसका अपवर्तनांक जिससे प्रकाश आ रहा है उसके सापेक्ष। बात समझ में आएगी नहीं? समझे? यानी पहले से प्रकाश जा रहा था, दूसरे में आया, तो दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। बात समझ में आया? समझे? इतना समझ में आ गया? ठीक, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना। तो अब हमारी टॉपिक जो आती है, अपवर्तनांक आता है। आप नोट्स बना लीजिएगा इन सब का। स्नेल का नियम हमने बता दिया, स्नेल ने भी वही द्वितीय नियम ही बताया था। ठीक है, और जो नियतांक आता है उसमें वही नियतांक क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। ठीक है, अब इसमें हमने बोला अपवर्तन का कारण होता है प्रकाश का चाल। ठीक है, तो अपवर्तनांक को हम प्रकाश के चाल के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अगर हम कहें कि देखिए, अपवर्तनांक जो होता है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, अगर लाइट जा रही है, प्रकाश जा रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो दूसरे माध्यम का अगर हमें अपवर्तनांक पता करना है, ठीक है, तो हम कहेंगे पहले माध्यम का जो चाल होता है बटे दूसरे माध्यम का चाल, यानी पहले माध्यम का और दूसरे माध्यम का चाल का अनुपात जो निकालेंगे वो भी अपवर्तनांक ही बताएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, अपवर्तनांक जो होता है वो हमारा दो तरह का होता है, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, एक सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक जो हमारा होता है, इसको मिटा दें, टॉपिक से जो लिखे हैं। अपवर्तनांक दो तरीके का होता है, निरपेक्ष और सापेक्ष। अपवर्तनांक दो तरीके का होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष, ठीक है, और एक होता है आपका सापेक्ष। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? ये फिक्स है। अगर प्रकाश की किरणें, ध्यान से देखिए, अगर प्रकाश की किरणें यहाँ पे एयर यानी हवा से किसी और माध्यम में जा रहा है, यहाँ माध्यम लिख देता हूँ, मीडियम लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दूसरा मीडियम लिख देता हूँ, एयर से यानी हवा से प्रकाश किरणें किसी दूसरे माध्यम में जा रही हैं,
तो इस माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। यानी अगर प्रकाश के चाल की तुलना, ठीक है, हम एयर से होकर किससे करा दें, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल से करा दें, तो क्या हो जाएगा, हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। यानी ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ अपवर्तनांक होगा किसका, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा, वो क्या होगा, प्रकाश की चाल हवा में, ठीक है, हवा में प्रकाश की चाल को हम सी से दिखाते हैं। हवा में प्रकाश की चाल को, यानी वायु में प्रकाश की चाल जो होती है, वायु में प्रकाश की चाल जो होती है, इसको हम किससे दिखाते हैं, सी से। सी से दिखाते हैं। क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए ये होता है, ये फिक्स रहेगा, कहीं कहीं आपको न्यूमेरिकल में देगा ही नहीं, वो बता देगा निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो आपको खुद वैल्यू रखना पड़ेगा कि सी बराबर क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वायु में प्रकाश की चाल जो हो गई, वायु या आप निर्वात भी लिख सकते हो, इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता, वायु अथवा निर्वात, वायु अथवा निर्वात, यहाँ पे निर्वात भी लिख देते हैं, अथवा निर्वात, ठीक है। वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे इस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में जा रहा है, तो यहाँ माध्यम में प्रकाश की चाल हम लिख देते हैं भी से। तो ये जो निकल के आएगा, ये क्या हो गया, ये चाल के रूप में अपवर्तनांक हो गया, इसके प्रकाश के चाल के रूप में। अगर हम किसी माध्यम में वायु से प्रकाश जाता है, किसी माध्यम में प्रकाश वायु से जाता है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा, ठीक। सापेक्ष क्या होगा, यही चीज़ अगर किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, यानी वायु को छोड़ के, वायु को छोड़कर, मान लो यहाँ आपका हो गया जल और ये हो गया आपका कांच, ठीक है। अब प्रकाश कहाँ से जा रहा है, जल से कांच में जा रहा है, जल से कांच में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जो अपवर्तनांक आएगा, यानी कांच का अपवर्तनांक अगर आप निकालोगे, तो यहाँ प्रकाश की चाल मान लो v1 है और यहाँ प्रकाश की चाल v2 है, तो इसका जो अपवर्तनांक आएगा v, यहाँ μ/1, अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष क्या हो जाएगा, v1/v2, क्या हो जाएगा, v1/v2। तो ये जो अपवर्तनांक आएगा इसको हम सापेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक। और इधर का जो आएगा, यानी अगर हवा के यानी वायु से तुलना कराते हैं तो हमारा निरपेक्ष होगा, अगर वही दूसरे दो माध्यम आपस में तुलना कर लें वायु को छोड़कर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं, समझे, ठीक है। तो हमारे देखो कभी कभी निरपेक्ष अपवर्तनांक में, जैसे हमने बोला, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं ये था आपका वायु और ये है आपका जल, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल हम लिख देते हैं, ये c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जल में प्रकाश की चाल लिख देते हैं, जल में प्रकाश की चाल लिख देते हैं, यानी v बराबर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मान लीजिए लिख दिया हमने, ठीक। जल के बजाय कांच ले लें, ये हमने अपनी तरफ से वैल्यू रखा है, ये वैल्यू हमने अपने तरफ से रखा है, सही नहीं हो सकता, कोई भरोसा नहीं सही है कि गलत, लेकिन ये मान लें, ठीक है। मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, वैसे ये सही है, ये वैल्यू सही नहीं है, ठीक है। हो सकता है मैच कर जाए, यही हो जाए, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है कि ये सही ही है, ठीक। बस एक एग्जाम्पल के लिए मैंने इस वैल्यू को रखा है, ठीक। तो यहाँ पे कांच का जो अपवर्तनांक होगा, कांच का अपवर्तनांक क्या लिखेंगे, कांच का अपवर्तनांक, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, कांच का अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक है इसलिए हम लिखे कांच का अपवर्तनांक, सापेक्ष होता तो हमें लिखना पड़ता किसके सापेक्ष हो, ठीक है। इसको और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कांच का यानी वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है। ये भी हम लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, कांच का अपवर्तनांक या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, दोनों को हम एक ही सिंबल से केवल म्यू लिख के हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे, कांच को हम ग्लास लिखते हैं, ठीक है।
तो इसको जी से दिखा देते हैं। किससे दिखाएंगे? जी से। इस तरह दिखा सकते हैं, अथवा आप इसको यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, अथवा आप इसको म्यू जी भी केवल दिखा सकते हैं। ए लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए मतलब एयर, हवा, ठीक है, वायु। तो ए लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे एन, आप एन भी यूज कर सकते हो, म्यू के स्थान पे एन भी यूज कर सकते हो। ध्यान से देखिए, आप इसको इस चिन्ह से भी दिखा सकते हो, इस चिन्ह से भी दिखा सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। आप इसको कांच का अपवर्तनांक बोल सकते हो अथवा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो क्या आएगा इसका मान? ठीक है, इसका मान क्या आएगा? ठीक है, तो हल कर दें, मिटा दें, यहाँ हल कर देते हैं। यहाँ देखिए, ये आ जाएगा आपका, तो म्यू जी बराबर क्या आ जाएगा? C/V, C/V। तो C का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और इसका क्या है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखिए, दोनों का मापन सेम है ना, मेजरमेंट सेम है, इसलिए हम इसको रख सकते हैं डायरेक्ट। तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसको काटोगे क्या हो जाएगा? 3/2, और 3/2 को आप कन्वर्ट करोगे तो 1/5 आएगा, 1/5। एक बात और, अपवर्तनांक जो है एक रेशियो है, एक अनुपात है, इसलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता। आप यहाँ पे लिख सकते हो, अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता। ठीक है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। ठीक, तो बात समझ में आया आपको? ये हुआ आपका अपवर्तनांक। ठीक, ये था वेग के रूप में, आपका ये वेग यानी चाल रहेगा, तो चाल में आप अपवर्तनांक को कैसे समझोगे। ठीक, अब देखेंगे कि सापेक्ष अपवर्तनांक जो होता है हमारा, वो निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में भी लिखा जा सकता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक से हम सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे पाते हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मिटा रहे हैं इसको, सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, देखिए, मान लीजिए आपसे कोई ऐसा भी पूछ सकता है, ये क्या है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कांच का अपवर्तनांक वाटर यानी पानी के सापेक्ष, जल के सापेक्ष, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। आप ऐसे भी बोल सकते हो, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको पता करना है। अब ये आप वेग के रूप में लिख सकते हो। आप कहोगे कि हम इसको अगर वेग के रूप में लिखें, चाल के रूप में लिखें, तो क्या लिखेंगे? जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगा। लेकिन मान लो आपको ये ना दे रखा हो, वो कहीं आपको दे दिया कि जल का अपवर्तनांक, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक या जल का अपवर्तनांक आपको कुछ दे दिया। ठीक है, जल का अपवर्तनांक कुछ दे दिया है, मान लो कोई भी वैल्यू दे दिया, आपका जल का अपवर्तनांक दे दे 1.33। ठीक है, और उसके बाद आपको कांच का अपवर्तनांक दे दिया, कांच का अपवर्तनांक 1.5 दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, यहाँ तो दे रखा है जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष इतना है, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष इतना है, तो कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष क्या होगा? तो यानी अपवर्तनांक के रूप में अगर हम इसको लिखें, तो जो कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष लिखना है, तो हम लिख देंगे इसको कांच का अपवर्तनांक। देखिए, इसका पता करना है, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष बटे,
ठीक है, जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसमें ट्रिक क्या थी, ट्रिक देखिए, अगर μ2 1 दिया है, वेग के रूप में लिखना है तो v1 सीरियल से इसे लिख देंगे v1/v2। ये ट्रिक है आपको बोलने के लिए, आप अगर भूल जाते हो तो ये ट्रिक लगा दीजिएगा। और अगर मान लो ऐसे दे रखा है और आपको अपवर्तनांक लिखना है तो μ2, ये μ2/μ1, ठीक, μ2/μ1 ये एयर में हो जाए। ये ट्रिक है दोनों का समझने। अपवर्तनांक के रूप में दिया है तो ये लगाओगे, वेग के रूप में ये, तो यही चीज़ हमने लगाया है। ठीक है, देखिए तो अब हमें यहाँ पे मान निकाल सकते हैं, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष क्या हो जाएगा, यानी पहले जल का अपवर्तनांक 1.5 बटे इसका क्या आ जाएगा 1.33। इसको आप लगा दो 150/133, काट और देना, आ जाएगा, जो कटेगा नहीं दशमलव का नोट कर दीजिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ऐसे आपको समझना है ये रिलेशन, ये संबंध। ठीक है, आपको समझ में आया? ठीक, अब इसके बाद आपका आता है अपवर्तनांक। आपको कुछ बहुत समझ में आ गया। अब अपवर्तनांक का जो संबंध होता है वो हम अगले लेक्चर में बताएंगे। इसमें थोड़ा सा और बता देते हैं कि मान लीजिए आप अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो आपसे कह दिया जाए कि ये आपका क्या है, एक कोई आप बर्तन ले लीजिए, इस बर्तन की हाइट इतनी है, यहाँ पर इतना पानी भरा गया है। ठीक है, इतना पानी भरा गया, जो पानी की गहराई है यहाँ पे, जो पानी, ये द्रव ले लीजिए, कोई द्रव है, क्या है, द्रव, लिक्विड। ठीक है, एल से इसको दिखा रहे हैं। ठीक, ये लिक्विड है, इसका जो एक्चुअली हाइट कैपिटल एच है। ठीक है, ये द्रव की एक्चुअली गहराई क्या है, रियल गहराई यानी वास्तविक गहराई कैपिटल एच है। लेकिन कोई ऑब्जर्वर यानी कोई भी यहाँ से इसको देख रहा है। ठीक है, कोई भी यहाँ से देख रहा है और उसे क्या नज़र आ रहा है, इसकी हाइट इतना नज़र आ रहा है, यानी स्मॉल एच नज़र आ रहा है, मान के चलिए उसे स्मॉल एच नज़र आ रहा है। तो इस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा, तो क्या होगा, द्रव का अपवर्तनांक, ध्यान से देखिए, तो आपका जो द्रव का अपवर्तनांक हो जाएगा यानी μL किसके सापेक्ष, यहाँ तो एयर है, हवा के सापेक्ष, बराबर इसकी जो वास्तविक गहराई है बटे इसकी जो आभासी गहराई है H, कैपिटल H/H। ये आप फार्मूला लगा देंगे तो द्रव का अपवर्तनांक आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, ठीक है, उस द्रव के अपवर्तनांक को बता देगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं, जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक, समझ में आया, इतना समझ में आया? अब इसके बाद आपका एक टॉपिक और आता है, इसमें होता है प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक है, ये क्या होता है, ये न्यूमेरिकल में सब यूज होंगे, ये सब चीज़ें जो हैं। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत बता देते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ध्यान से देखिए, ये कहता क्या है सिद्धांत, ये कहता है कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तित हों या अपवर्तित हों, वो दोनों घटनाओं पर बात कर रहा है कि मान लीजिए यहाँ से अपवर्तन हो रहा है, एक प्रकाश की किरणें आपतित हुई, ठीक है, ये आपका एयर है और ये आपका वाटर है। ठीक है, एयर से वाटर में जा रहा है, तो ये प्रकाश की किरणें आपतित हुई। अब ये देखिए, ये अपने रास्ते से भटक गई, थोड़ा सा अविलंब की ओर यानी नॉर्मल की ओर झुकी। तो जिस रास्ते से होकर आई हैं, अगर हम यहीं पर कुछ ऐसा कर दें कि ये प्रकाश जिधर से एंट्री होकर इधर से आई है, यहाँ से मैंने एक दर्पण रख दिया 90 डिग्री, यानी सेम एज इट इज जैसे आई ये 90 डिग्री पर इंसिडेंट की। ठीक है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री पर आपतित हुई और जैसे आई तब ये रिवर्स हो जाए, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाए यहाँ से, तो ये इसी रास्ते से होते होते जिस रास्ते से होकर आई है
पुनः उसी पथ को पकड़ के निकल जाएगी। इसी को बोलते हैं प्रकाश का रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, इसी को बोलते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक, ये चीज़ें आप कई माध्यम के साथ कर सकते हो। मान लो यहाँ कई माध्यम हैं, ठीक है, ये कई माध्यम है और यहाँ से कोई प्रकाश आपतित हुई। ठीक, ये था आपका एयर, ये था वाटर, ठीक है, और ये हो गया आपका ग्लास। ठीक, चलिए, एयर, वाटर, ग्लास, 3 माध्यम है। यहाँ से आपतित हुई, ठीक है, ये ऐसे झुकी, यहाँ से आपतित हुई, ऐसे झुकी। अब ये पुनः अगर इसी इधर से भेज दिए जाए तो ये फिर से वही रास्ता पकड़ते हुए, यानी जिस रास्ते से होकर आई हैं जैसे जैसे, उसी रास्ते से होकर वैसे वैसे निकल जाएंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक है, यानी अनेक अपवर्तनों और परावर्तनों के पश्चात जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम से होकर गुजरती हैं तो उसको विपरीत दिशा में अगर चलाया जाए तो वो पुनः उसी पथ का अनुसरण करते हुए चली जाती हैं। ठीक है, यही होता है प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए, आज का वीडियो बस यहीं तक रहेगा और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे अपवर्तन के बीच संबंध, अपवर्तनांकों के बीच, अपवर्तनांकों के बीच संबंध। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें आपको और बता देते हैं, ठीक है, तब उसके बाद इसको बंद करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें आपको, ये आपके कन्फ्यूजन होगा, विरल और सघन माध्यम क्या होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये प्रकाश की किरणें जो झुकती हैं किधर झुकेंगी किधर नहीं झुकेंगी ये भी बता देते हैं। ठीक है, ये आपको कन्फ्यूजन ना रहे इसका। चलिए इसको बता देते हैं। मान लीजिए, ठीक है, ये आपका कोई माध्यम है एयर और ये आपका वाटर। अब ये आपसे पूछा जाए इसमें विरल कौन है, इसमें सघन कौन है। ठीक है, तो सीधी सी सिंपल सी लॉजिक ये है कि विरल एयर है और सघन कौन है, वाटर है। एयर क्यों विरल है? क्योंकि इसके, ये गैस होते हैं, इसके जो कण होते हैं दूर दूर होते हैं और उसकी अपेक्षा वाटर यानी जल के जो कण होते हैं पास पास होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे सोचो जिसके कण दूर दूर होते हैं और यहाँ तुलना किया जा रहा है, तुलना में हम विरल सघन कहते हैं। ठीक है, वैसे नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक, तो विरल और सघन कभी कहेंगे जब दो माध्यम की तुलना करेंगे, तभी हम विरल सघन की बात करेंगे। ठीक है, तो विरल ये एयर जो है इसकी तुलना में क्या है, विरल है। क्यों? क्योंकि इसकी तुलना में इसके कण दूर दूर हैं। समझ में आया कि नहीं? और ये इसकी तुलना में क्या है, सघन है। क्यों? क्योंकि इसके कण की अपेक्षा इसके कण पास पास हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया आपका सघन। ठीक है, डेंसर, इंग्लिश में बोलेंगे डेंसर। और ये आपका क्या हो गया, विरल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, विरल हो गया। अब सीधी सी बात है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन में जाएं, विरल माध्यम से सघन में जाएं तो क्या होंगी, अभिलंब की ओर झुकेंगी। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हैं तो ये अपने रास्ते से ना होकर अभिलंब की ओर क्या हो जा रही हैं, झुक जा रही हैं। क्या हो रही हैं, झुक जा रही हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जब प्रकाश की किरणें, ये बहुत कन्फ्यूजन में बच्चे रहते हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर क्या होती हैं, झुकती हैं। और झुक जाती हैं। ठीक है, अब इसका सीधा उल्टा, अगर प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाएं तो अभिलंब से दूर हो जाएंगी। देखिए, ये आपका सघन हो जाए। मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया ग्लास, ठीक है, कांच, और यहाँ पे हो गया आपका वाटर। ठीक है, अब देखिए कांच के कण और पास पास हैं, किसकी तुलना में, वाटर यानी जल के तुलना में, जल के कणों की तुलना में कांच के कण क्या है, और पास पास। तो ये सघन हो गया, ये विरल हो गया इसकी अपेक्षा। अभी ये सघन का काम कर रहा था, अब यहाँ विरल का काम कर रहा है। बात समझ में नहीं? मैंने बोला विरल और सघन जब दो माध्यम की तुलना करेंगे तभी हम बात करेंगे उसकी। तो जब यहाँ से प्रकाश किरणें आपतित होंगी और ये निकलने की कोशिश करेंगी, ठीक है, ये यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगी तो क्या होंगी, इस रास्ते से जाने के बजाय थोड़ा सा दूर हो जाएंगी।
यानी अपना रास्ता बदल देंगी। अविलंब से दूर हुई, ये अविलंब था, अविलंब से क्या हो गई, दूर हो गई। बात समझ में आएगी नहीं? जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाएंगी, ठीक है, तो अविलंब से दूर हटेंगी, और जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाएंगी तो अविलंब की ओर जाएंगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप समझ में के रखिएगा, और इसी के सहारे हम लोग कई चित्र भी बनाएंगे। ठीक, बात समझ में आया? ठीक है, अब इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। धन्यवाद।